रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। क्या आप विकलांग छात्र हैं? क्या आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? क्या आप शिक्षा तक पहुंच में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? तो आपकी कठिनाइयों को दूर करने आ गया है NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको देगा फीस, सहायक उपकरण और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वित्तीय सहायता और साथ ही शिक्षकों, छात्रों और पेरेंट्स के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स। तो अपने एजुकेशनल ड्रीम्स को वास्तविकता में बदले। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विकलांग छात्रों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शिक्षा तक पहुंच के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। आवेदन के लिए आज ही संपर्क करें 7303944839 पर या ईमेल आईडी है bfsp.ncpedp@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए www.ncpedp.org को विजिट करें। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो बनाता है विकलांग छात्रों की शैक्षिक प्रगति को सशक्त और देता है बढ़ावा समावेशन को। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में आपका एक बार फिर से स्वागत। एक नई सीरीज, एक नई सेगमेंट, लेकिन सवाल जवाब वही जो आपके जहन में होते हैं, उन्हीं पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। उस लिहाज से ये शो बेहद खास। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी खास हैं। और हाल ही में आपने मेरा एक पॉडकास्ट सुना होगा जिसमें हमने मूवीज की गाइडलाइंस को डिस्कस किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट से आई थी, एक्सेसिबल मूवीज को लेके। उस पे हमने बात की थी एक्सेल सिनेमा के को फाउंडर कुणाल प्रसाद जी से। उन्होंने एक डिटेल पर्सपेक्टिव दिया था। इन गाइडलाइंस को इशू करवाने में मिशन एक्सेसिबिलिटी या राहुल बजाज साहब का एक बड़ा योगदान था। तो उन्होंने कहा कि इस पर मेरे पर्सपेक्टिव पर भी बात की जाए। तो ये एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, रेडियो उड़ान और मिशन एक्सेसिबिलिटी, लीगल राइट्स के ऊपर। आपके तमाम जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि महीने में 2 एपिसोड करें और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। किस लीगल इशू पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, ये भी आप इस सेगमेंट में यूट्यूब पे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज जो हम मिशन एक्सेसिबिलिटी के साथ कोलैबोरेशन में ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसका पहला एपिसोड है और बात करेंगे फीचर फिल्म्स की एक्सेसिबिलिटी पर। जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें मिशन एक्सेसिबिलिटी या राहुल बजाज साहब का क्या पर्सपेक्टिव है, कैसे इनका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है कुणाल जी से। तो राहुल बजाज साहब, जैसा आप जानते हैं, एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और को फाउंडर हैं मिशन एक्सेसिबिलिटी के। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। नमस्ते दानिश जी, थैंक यू वेरी मच। काफी टाइम बाद आपसे बात हो रही है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद कि सोचा कि इसे हम लोगों को लीगल राइट्स के बारे में जागरूक करते हैं। तो यही रेडियो उड़ान और मिशन एक्सेसिबिलिटी का भी है कि जो इन्फॉर्मेशन है
वो लेमैन के पास पहुंचे और बहुत सरल लैंग्वेज में उनके पास पहुंचे ताकि अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकें। बिल्कुल। तो राहुल जी, पहले तो बहुत बधाई आपको, आपने ये लड़ाई लड़ी और कम से कम कुछ तो हमारे हाथ में आया। तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। जरूर। तो देखिए दानिश जी, ये काफी सालों से मुझे ये बात खटकती थी कि हमारे कंट्री में कोई स्ट्रॉन्ग लीगल मैंडेट नहीं है फॉर फिल्म एक्सेसिबिलिटी, और हमारा तो मिशन एक्सेसिबिलिटी का तो काम ही एक्सेसिबिलिटी पे है। तो इसलिए ये बिल्कुल हमारे ही व्हील हाउस में आता है, जो हम बोलते हैं कि कोई भी डोमेन में एक्सेसिबिलिटी हो इंश्योर करना। फिल्म्स का स्पेशली बिकॉज अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता, बट उसके बावजूद फॉर अबाउट 6 years आफ्टर द एक्ट केम इनटू फोर्स 2016 से 2022 तक कुछ इसमें मूवमेंट नहीं था इन अ स्ट्रॉन्ग वे। एक आध एडवाइजरी जरूर थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अक्टूबर 2019 की, जिसमें उन्होंने कहा था कि CBFC को कि मूवी प्रोड्यूसर शुड बी परसुएडेड एंड मोटिवेटेड टू एंश्योर फिल्म एक्सेसिबिलिटी। तो वो सिर्फ मोटिवेशन, परसुएशन एज अ वॉलंटरी कंप्लायंस की बात थी, कुछ मैंडेट की बात नहीं थी कि करना पड़ेगा विद इन अ टाइम बाउंड फैशन। और एक्ट में क्लियरली इस चीज पे प्रोविजन है। सेक्शन 42 क्लॉज 1 हमारे एक्ट का जो है वो कहता है दैट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल टेक स्टेप्स टू मेक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंटेंट एक्सेसिबल। तो ये चीज को लेकर के हमने सोचा कि कोई एक ऐसी बड़ी मूवी हमने पिकअप करनी चाहिए जो काफी लोग देखेंगे, क्योंकि और विजुअली इम्पेयर्ड और डिसेबल्ड लोग भी, ताकि एक स्पॉटलाइट भी होता है इशू एंड पब्लिक नोटिस में आता है। तो इसलिए हमने ये पठान मूवी पिकअप की। अक्षत बाल्दवा जी एक हैं जो हमारे पिटिशनर थे, एंड वो एक लॉ स्टूडेंट है, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में ब्लाइंड स्टूडेंट है। तो ही इज वेरी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टेड इन दिस इशू, और वही हमको बार बार बताते रहते हैं कि ये मूवी में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो मूवी में नहीं है। तो वो फोकस तरीके से इस पे काम करते हैं। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया कि ये पठान मूवी आ रही है, तो क्यों ना हम इसको टेकअप करें। तो फिर हमने ये सोचा कि सिर्फ विजुअल ही नहीं बट विजुअल और हियरिंग दोनों पर इम्पेयरमेंट का पर्सपेक्टिव कन्वे करते हुए हमने एक टेकअप करना चाहिए। तो हम 4 पिटिशनर्स थे, अक्षत था, मैं था, और 2 हियरिंग इम्पेयर्ड, एक और विजुअली इम्पेयर्ड थे, डॉक्टर संजय जैन, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से, और एक हियरिंग इम्पेयर्ड थे, अनुज जैन, नेशनल एसोसिएशन फॉर द डेफ से, और मैं उनका लॉयर भी था। तो हमने ये टेकअप किया दिल्ली हाई कोर्ट में। सबसे पहले तो हमारा एम था कि किसी एक मूवी के लिए एक गाइडेंस कोर्ट डायरेक्शन इशू करवाई जाए कि इसमें फीचर्स होने चाहिए, ताकि फिर वो बाकी सब अपने आप ही फिर इट बिकम्स अ मैंडेट। तो फिर हमने पठान के लिए किया, दैट वाज पार्ट 1। दूसरा पार्ट था कि कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बस एक मूवी हो गई काम खत्म हो गया। तो वो फिर पार्ट हम परस्यू करते रहे और उसको काफी समय लगा। तो पठान का जो डायरेक्शन था वो तो पहले हियरिंग में ही मिल गया हमको 16 जनवरी 2023 में, बट जो गाइडलाइंस था उसके लिए फिर उसके बाद 6 और हियरिंग्स हुई उस मैटर में, 2-2, 3-3 महीने के इंटरवल्स में। एंड फाइनली फिर हमने भी अपने सजेशंस दिए, जो भी गाइडलाइंस में प्रॉब्लम्स थी वो टू द एक्सटेंट पॉसिबल रेक्टिफाई करवाए। एंड फिर एंड में जाके 15 मार्च 2024 को ये केस खत्म हुआ, और उसी दिन वो गाइडलाइंस भी इशू हो गई, क्योंकि उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आने वाला था। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है। बिल्कुल। तो इसमें मुबारकबाद अनुराग ठाकुर साहब की भी बनते हैं कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है इनकी, उनका लास्ट डे था जैसे आपने खुद भी बताया, तो इमीडिएटली उन्होंने साइन किया, तो उसके लिए उनका भी धन्यवाद। बजाज साहब, अब आते हैं इन गाइडलाइंस पे। तो आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे परस्यू किया आपने इस केस को। अब ये बताएं कि आपने काफी सजेशंस दिए होंगे, कुछ इनकॉर्पोरेट हुए, कुछ नहीं हुए। तो एक लॉयर की दृष्टि से या एक्टिविस्ट की दृष्टि से आप इन गाइडलाइंस को कैसे देख रहे हैं? फ्रैंकली मैं चाहता हूं कि आप फ्रैंकली बात रखें, जो आपके जो सजेशंस है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, और जिनको नहीं भी किया गया जो आपने रखा था वो भी थोड़ा लिसनर्स को बताएं। बिल्कुल। तो देखिए, मेरा ये मानना है दानिश जी की काफी अच्छी गाइडलाइंस हैं ये ओवरऑल, और मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों। क्योंकि पहली चीज तो ये है, जो एक मेरे को इशू था गाइडलाइंस से, मैं स्ट्रेट अवे पहले मैं 2 मिनट थोड़ा बता देता हूँ कि गाइडलाइंस कहती क्या है,
फिर उसके बाद कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे भी काम और करने की जरूरत है, वो बता देता हूँ। तो ये गाइडलाइंस में बेसिकली ये कहा गया है कि एक फीचर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए और एक फीचर हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए होना जरूरी है हर फिल्म में। और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन कहा गया है, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए क्लोज कैप्शनिंग और उसके डिफरेंट ओपन कैप्शनिंग, क्लोज कैप्शनिंग, उसके डिफरेंट उन्होंने मोडालिटीज दिए गए हैं, बट उनमें से कोई एक करना जरूरी है, एक एक्सेसिबिलिटी फीचर। एक टाइमलाइन प्रिस्क्राइब की गई है गाइडलाइन में, उसके अंतर्गत वो करना जरूरी है, ऐसा कहा गया है। एंड इसके लिए उन्होंने एक कमिटी बनाई गई है MIB में, जो अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले में आप इन द फर्स्ट इंस्टेंस आप थिएटर लाइसेंसी को कंप्लेन कर सकते हो अगर वो नहीं फीचर्स आते हैं ये वाले, और अगर थिएटर लाइसेंसी से नहीं सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स आता तो फिर आप MIB की कमिटी को अप्रोच कर सकते हो, और फिर ऑब्वियसली हाई कोर्ट तो जा ही सकते हो अगर उससे भी नहीं बात बन पाती तो। नाउ इन टर्म्स ऑफ द टाइमलाइन, तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी मूवीज 15 सितंबर 2024 के बाद रिलीज हो रही हैं, इनमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में, उन मूवीज में ये फीचर होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी मूवीज नेशनल अवार्ड के लिए एलिजिबिलिटी चाह रही हैं, उनके लिए होना 1 जनवरी 2025 से, और जो भी मूवीज बाकी की बच जाती हैं सिंगल लैंग्वेजेस, उनको within 2 years from the date of these guidelines ये होना जरूरी है। इट्स अ मैंडेट नाउ बाय 15 मार्च 2026। अब ये हो गया एक ब्रॉड ओवरव्यू, गाइडलाइंस कहती क्या है, करेक्ट। नाउ वी कम टू द इशू ऑफ क्या इसमें जो कंटेंशियस पॉइंट्स हैं, और मैंने कुणाल जी का भी इंटरव्यू सुना, और आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर हिम। मैंने उनको भी काफी कंसल्ट किया था इस केस के दौरान। ही हैज डीप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज ऑन द इशू ऑफ मीडिया एक्सेसिबिलिटी, जो उन्होंने एक्सेल सिनेमा से इतने साल से करते आए हैं। बट आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन विद हिम ऑन मेनी एस्पेक्ट्स जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कवर किए, व्हिच आई एम श्योर विल गेट थ्रू अगर आगे जब बढ़ेंगे तो। बट ब्रॉडली जो कंटेंशियस पॉइंट्स है, एक तो टाइमलाइन का है कि 2 साल का टाइमलाइन दिया गया है सिंगल लैंग्वेज मूवीज को, तो ये एक्चुअली पहले 3 साल का था। तो ये चीज मैंने कोर्ट में भी फ्लैग की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 साल बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑलरेडी एक्ट को आए हुए 8 साल हो चुके हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 3 के 2 साल बना रहे हैं, और फिर उन्होंने मोस्टली ये स्टैगर्ड टाइमलाइन दी है। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो भी मूवीज, ज्यादातर मूवीज मल्टीपल लैंग्वेजेस में होती हैं, और इंग्लिश प्लस हिंदी या लोकल लैंग्वेजेस में, तो इसलिए उनको 15 सितंबर के बाद से ही ये करना जरूरी है। तो आधा काम तो हमारा वहीं पे रिजॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा एक इशू था एनफोर्समेंट मैकेनिज्म का, कि पहले गाइडलाइंस में ये कुछ नहीं था कि अगर कोई नहीं कंप्लाई कर रहा है तो कहाँ जाओगे आप, सिर्फ ये लिखा था ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए। जैसे हर एक सेक्टर की गाइडलाइंस में हम यही देखते हैं, चाहे फिर वो आप सिविल एविएशन ले लो, चाहे फिर वो पुलिस की ले लो, कि कुछ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर वो CCPD SCPD पे ही आके बात रुक जाती है। तो इन गाइडलाइंस में इन्होंने ये एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बनाया है, जैसे मैंने बताया थिएटर लाइसेंसी फॉलोड बाय MIB की कमेटी। तो ये दूसरी एक चीज है जो इन्होंने इनकॉर्पोरेट की है। फिर उसके अलावा और एक चीज जो गाइडलाइंस में डाली गई है, वो जिसके अगेंस्ट मेरा काफी स्ट्रिक्ट विरोध था, वो ये है कि पहले इन्होंने कहा था कि सेपरेट शोज में बी हेल्ड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो ये चीज मैंने तब ऑब्जेक्ट की थी, ये बोल के कि अगर आप सेपरेट शो करोगे तो वो एक सेग्रीगेशन प्रमोट करेगा। और इंश्योरेंस सेक्टर में हम ये देखते आए हैं कि डिसेबल्ड कम्युनिटी इस चीज के फेवर में कभी नहीं होती कि हमारे को सेपरेट प्रोडक्ट किए जाए। तो ये चीज उन्होंने हटा दी कि मेन स्ट्रीम शोज में ही एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो हमने दिए थे, जो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। अब CBFC के लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांगली होना जरूरी है, क्वालिटी कंट्रोल होना जरूरी है। और इसमें भी ऐसा नहीं है, एक तो नंबर 1 उन्होंने कहा कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन नहीं दी गई है गाइडलाइन में, ऐसा नहीं है, डेफिनेशन क्लियर कट दी गई है। मैं पढ़ के भी बता सकता हूँ आप चाहो तो, बट बेसिकली उसमें यही कहा गया है कि वेयर ऑडियो डिस्क्रिप्शन रेफर्स टू द कंटेंट व्हिच इज डिस्क्राइब्ड बिटवीन डायलॉग्स इन अ मूवी, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड
क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स भी दिए गए हैं कि एक्यूरेट होना चाहिए, प्रॉपर्ली मूवी के साथ सिंक्रोनाइज होने चाहिए ये एक्सेसिबिलिटी फीचर्स। तो क्लॉजेस 3 और 4 अगर आप पढ़ें तो इसमें क्लियर कट गाइडेंस दी गई है कि क्या फीचर्स होने चाहिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के। तो दिस इज अ ब्रॉड सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू जो आपने पूछा उस बात का। राइट। जो आपने मैंडेट वाली बात की उसके Right. ऊपर मैं चाहूंगा कि क्लैरिटी आप दें, क्योंकि Yes. देखो हमने ये देखा है अभी तक जो कमेटीज बनती हैं राइट वो नथिंग बट ए टूथलेस बॉडी, Right. उनको पास कोई पावर होती नहीं है, आप कितना भी भाग लो। राइट तो एक आपने बताया थिएटर लाइसेंसेस की। अब मैं Right. लिसनर्स की क्लैरिटी के लिए ये जानना चाहता हूँ, चाहे वो ये बॉडी हो चाहे वो लाइसेंसेस अथॉरिटीज हो, राइट अगर कोई इसको नहीं फॉलो करता, राइट वो जो नहीं भी हो रहा उस पर हम आगे बात करेंगे, तो राइट उनके ऊपर क्या होगा? अभी के लिए जो ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं इनमें पेनल्टी प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं, बट माय अंडरस्टैंडिंग इज, और ये चीज हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर कोई नहीं कंप्लाई कर रहा है तो जो सेक्शन 89 है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, उसके अंतर्गत जो पेनल्टी अमाउंट्स हैं वो इन पे इम्पोज किए जा सकते हैं, जो इन द फर्स्ट केस 10,000 है एंड इन सब्सिक्वेंट केसेस ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस 50,000 to 5 लाख के बीच में है। और इनफैक्ट अक्षत बालवा वाली जजमेंट में ये लिखा तक गया है कि नॉन प्रोविजन ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इज एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। तो इसलिए अगर वो करेंगे ऐसा नॉन कंप्लाई, एंड जब उन पे मैंडेट इम्पोज हो जाएगा, मान लो कोई फिल्म ऐसी है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में है और वो 15 सितंबर के बाद सर्टिफिकेशन सीक कर रही है, करेक्ट, एंड फिर वो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के साथ नहीं कर रही, तो उस चीज पे अगर मैं कंप्लेन करूं तो ये पेनल्टी डेफिनेटली इम्पोज की जा सकती है। और लोगों ने केसेस फाइल करने शुरू भी कर दिए। अभी रिसेंटली एक कोई मूवी है जिसपे 1-2 हफ्ते पहले दिल्ली हाई कोर्ट में पड़ा, एक केस ऑलरेडी किया भी है 2 लोगों ने। तो वो एक बात है। सेकेंड एस्पेक्ट इज कि ये चीज मैंने और भी कोर्ट में थोड़ी सी पुश करने की कोशिश की थी कि पेनल्टीज होने चाहिए स्ट्रॉन्ग अगर वो लोग नहीं कंप्लाई कर रहे हैं, तो बट जज ने उस टाइम पे कहा था कि अभी के लिए, बिकॉज ये शुरुआत ही है कि जब हम ऐसी गाइडलाइंस हमारे देश में ला रहे हैं, तो वी हैव टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मोड। मैं कोअर्सिव स्टेप्स नहीं स्पेसिफिकली बोलना चाह रही, क्योंकि दूसरे लॉयर ने भी कहा था कि कोई कंप्लेन कर देगा, क्रिमिनल कंप्लेन कर देगा, तो फिर कैसे चले, तो क्या करेंगे। तो उस टाइम पे क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी प्रोग्रेस अचीव कर लिया था थ्रू दैट लिटिगेशन, तो इसलिए वो चीज मैंने पुश नहीं की ज्यादा। बट जजमेंट में ये लिखा है कि नॉन प्रोविजन ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इज एन ऑफेंस, तो ये लैंग्वेज यूज करके प्लस सेक्शन 89 की पावर यूज करके उन पे पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। लेकिन हमने ये देखा है इवन एक्सेसिबिलिटी की, क्योंकि आपकी तो कोर फील्ड है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें भी जो सबमिट किया है, जो अमिता जी के साथ भी मैंने भी पॉडकास्ट किया था, जो एक्सेसिबिलिटी पे, तो बात वहीं पे भी उनका भी यही कहना था कि आ जाके बात वहीं पे ही आ जाती है कि जब तक पेनल्टी नहीं होगी तब तक बात बनती नहीं है। इंडिया में एक्सेसिबिलिटी वायलेशन भी उसी बेस पे डे बाय डे होते हैं, लेकिन वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन ये एक बड़ा कह सकते हैं कि इनिशियली में जो जज साहब ने कहा वो सही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक ड्रॉबैक है, जब तक पेनल्टी नहीं आती तो लाइटली तो लेता है हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर। एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, क्योंकि उनकी सोच ही उस हिसाब से होती है काफी बार कि सबसे फर्स्ट सवाल ही वो ये पूछते हैं कि अगर हम नहीं कंप्लाई तो क्या होगा, करें तो क्या होगा, एंड स्पेशली अगर डिसेबल्ड कम्युनिटी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, बिकॉज वी आर अ माइनॉरिटी ग्रुप। कुछ भी हम कहें कि 15% ऑफ द WHO के हिसाब से वर्ल्ड पॉपुलेशन, व्हाटएवर इट मे बी, प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी आर अ माइनॉरिटी ग्रुप, इसलिए हमें इन चीजों पे ही ज्यादा रिलाय करना जरूरी होता है। बट ये है कि एट द सेम टाइम प्रोविजंस हैं, और यही चीज मैं डॉक्टर धांडा को भी बोलता आ रहा हूँ, बिकॉज मैं उनसे भी सहमत नहीं हूँ कि रूल 15 जो उन्होंने कहा गया है कि पूरा स्ट्राइक डाउन ही कर दिया जाए, बिकॉज आई डोंट थिंक उससे कुछ वो इट विल सेट द मूवमेंट बैक। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल व्यू यही है कि कोर्ट्स ने क्लैरिफाई करना चाहिए कि डिसेबिलिटी कमिश्नर्स के पास पावर्स है सेक्शन 89 में पेनल्टी का, और इनफैक्ट उसको भी बहुत ब्रॉडली इंटरप्रेट किया जा सकता है। जैसे हम लोग हमारे देश में ये बोलते हैं कि पेनल्टी अमाउंट बहुत कम है, 10,000 ही है एक टाइम पहले वाले के लिए, और दूसरे टाइम के लिए 50,000 to 5 लाख, बट उसको भी एक कंटिन्यूइंग वायलेशन माना जा सकता है कि हर एक दिन जब आप नहीं फॉलो कर रहे उस दिन का 50,000 का फाइन है।
तो वो अगर मिला के अगर आप करो तो बहुत बड़ बन जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वहां पे हमने फोकस करना चाहिए, ना कि रूल्स को स्ट्राइक डाउन करवाया जाए, ऐसा मेरा मानना है। बट एनीवे दैट्स अ बिल्कुल। डिफरेंट। वो आपके मानने पे भी आऊंगा मैं लास्ट में शोज के, तो फिलहाल तो हम इसकी ही बात करते हैं। अच्छा, Sure. आपने कहा, हाँ, तो जो एक आपने केस का जिक्र किया वो सुमन बोकरे और मिथिलेश कुमार के, जो देवरा और ट्रांसफॉर्मर मूवी के बारे में बात की, तो उस Yes. पे भी हम बात करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि कुणाल जी ने जो कहा, आपने कहा कि कई चीजों पर आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, तो वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? एक तो आपने अभी मेंशन की जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन की उनकी इंटरप्रिटेशन थी, और कौन कौन सी चीजों पे आपको है, जो 2 सीटों वाला उन्होंने एक बताया, उसमें उस पर आपका Right. कुछ कहना है? राइट, सो 2-4 बातें हैं। एक तो देखिए, ऐसा कहीं 2 सीटर वाला कुछ लिखा नहीं है गाइडलाइंस में। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि क्या क्या तरीकों से ये एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इंश्योर किए जा सकते हैं। उनमें एक, बिकॉज देखिए गाइडलाइंस जो बन रही है वो कोई एक कंपनी के लिए नहीं बन रही या एक कोई साल के लिए नहीं बन रही। वो गाइडलाइंस विल स्टे फॉर 10, 20, 30 इयर्स। तो उनमें हमको एनविजाज करना होता है, अगर हम एक गाइडलाइन बनाते हैं एज अ पॉलिसी मेकर, कि क्या क्या सिचुएशंस फ्यूचर में आ सकती है। तो उसके पर्सपेक्टिव से उसमें 4-5 उन्होंने मेन्यू ऑफ ऑप्शंस दिए गए हैं। वन ऑफ विच इज ऐप बेस्ड सोल्यूशन, जो अभी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे देश में ऐप बेस्ड सोल्यूशन ही है, जो एक्सेल सिनेमा का है। दूसरा, कैप्शनिंग के लिए उन्होंने या तो बोला है कि एक कप होल्डर हो जिसके थ्रू आप कैप्शन देख पाओ, या तो एक मिरर हो थिएटर में, और जिसके थ्रू मतलब जो मेन स्क्रीन है उसके साइड में कुछ लगा दिया जाए छोटा सा, जहाँ पे देख लिया जाए। या तो उसमें भी कोई ऐप बेस्ड सॉल्यूशन हो। ऑडियो डिस्क्रिप्शन में भी ईयरफोन्स लोग अपने प्लग इन कर पाए सीट में और उससे सुन पाए। तो मेन्यू ऑफ ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि इस पे भी बहुत बहस हुई थी कोर्ट में। अब जहां तक ऑडियो डिस्क्रिप्शन का सवाल है, उसके लिए मैंने जो पुश किया था सजेशन, वो ऐप बेस्ड सॉल्यूशन का था उस टाइम पे। वो इसलिए है बिकॉज अगर हम ये बोले कि जो मेरे को ये बताया गया था कि जो हार्डवेयर अगर हम इंडिया में इंपोर्ट करने लगे जिसके थ्रू ईयरफोन सीट पे लगा करके सुना जा सके, वो बहुत महंगा है और वो नहीं फीजिबल है, ऐसा मुझे दीपेंद्र मेनोचा जी ने भी बताया था। एंड तो इस वजह से वो चीज मैंने नहीं बोली। बट ऐप बेस्ड एक ऐसी चीज है जो काफी ट्राइड एंड टेस्टेड है और कोर्ट को भी मानने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। कैप्शंस का थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, बिकॉज सबटाइटल्स तो नॉर्मली आते ही हैं स्क्रीन पे। सबटाइटल्स और कैप्शंस के बीच का फर्क, वैसे तो आपकी ऑडियंस काफी समझदार है, बट एक बार मैं बस बता दूं तो सबटाइटल्स वो होते हैं कि जिसपे जो डायलॉग है उसको टेक्सचुअल फॉर्म में दिया जाता है, एंड कैप्शन वो होते हैं जिसपे नॉन डायलॉग कंटेंट, जैसे कि मान लो कोई बेल बज रही है, किसी का ग्लास पानी का ग्लास नीचे गिर रहा है, उन चीजों को हियरिंग इम्पेयर्ड आदमी नहीं सुन पाए, उसके लिए वो टेक्सचुअल फॉर्म में बताता है कि भैया ये हो रहा है वो हो रहा है। करेक्ट जी। तो सबटाइटल्स तो हमारे देश में होते ही हैं, बट कैप्शंस इतना मतलब मोस्टली मूवीज में कम ही होते हैं। तो वो मैंने ये कहा कि एक थिएटर स्क्रीन में छोटा सा जगह दे सकी, एक स्लॉट दिया जा सके जहाँ पे हो पाए, बट वो एक स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस है कि एट स्केल उसको कैसे करना है। तो इसलिए गाइडलाइंस को हम मेरे हिसाब से दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्होंने एक रेंज ऑफ ऑप्शंस दिए हैं। तीसरी जो बात कही उन्होंने कि ये जो टाइमलाइंस हैं, तो एक तो ये उन्होंने आपकी इंटरव्यू में नहीं कहा, बट अदरवाइज मेरी उनसे जो बात हुई है कि 6 मंथ्स में जो 15 सितंबर की डेडलाइन है, उस पे एक कंट्रोवर्सी ये है कि क्या मूवीज 15 सितंबर के बाद जो सर्टिफाई हो रही हैं उनको कराना है, या 15 सितंबर के बाद जो रिलीज हो रही है उनको कराना है। और इस पे मैं सहमत हूँ उनसे कि एक्चुअली स्पीकिंग 15 सितंबर के बाद सर्टिफाई नहीं होना चाहिए, रिलीज वाली होनी चाहिए। बट एक्चुअली मिनिस्ट्री उसको इंटरप्रेट करिए 15 सितंबर के बाद सर्टिफाई वाली होनी चाहिए। बट ठीक है, चलिए वो टाइम मतलब दैट्स अ स्मॉल इशू इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। हाँ, 2-3 महीने और लग जाएंगे। चलो। हाँ, तो उसमें दैट्स अ नॉन इशू सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, उसका बहुत वो नहीं है। बट जहां तक जो सवाल है 1 जनवरी के बाद नेशनल अवार्ड के लिए एलिजिबल होना, तो देखिए इस पे ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता ये बात कि जैसे उन्होंने कहा कि किस प्रोड्यूसर को मालूम होगा कि नेशनल अवार्ड होने के लिए ये गाइडलाइन से कंप्लाई करना जरूरी है। तो अभी तो वो जैसे तैसे रिलीज कर देंगे, फिर उसके बाद में फिर वो
एक टोकनिस्टिकली करेंगे नेशनल अवार्ड्स में एलिजिबिलिटी रखाने के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज सीबीएफसी देश में ऑल ओवर द कंट्री वो लोग अभी वर्कशॉप्स कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स के साथ, उनको अवेयरनेस दिलवाने की इस बारे में कि ये माइलस्टोन्स हैं। तो कोई भी समझदार प्रोड्यूसर होगा मेरे हिसाब से, वो चाहेगा कि हमारी मूवी नेशनल अवार्ड्स के लिए भी एलिजिबल हो, तो वो पहले से ही फीचर्स इनकॉर्पोरेट करके आगे चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक सवाल उठता है जो 2 साल का टाइमलाइन दिया गया है, दैट आई एग्री, मेरे हिसाब से इतना लंबा नहीं होना चाहिए था, बट उस टाइम पे दैट इज द बेस्ट वी कुड गेट, बिकॉज पहले तो 3 साल का था और काफी स्टैंडर्ड्स में तो है ही नहीं कुछ टाइमलाइन। तो गिवन दैट 2 साल का आई फेल्ट वाज अ रीजनेबल कॉम्प्रोमाइज। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ माय ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो गाइडलाइंस पे है। 2 सीट वाला मैंने तो खुद पढ़ा, उन्होंने लिखा है 200, उसको आप थोड़ा सा लिसनर्स के लिए पढ़ेंगे या थोड़ा बताएंगे वो क्या लिखा गया? 7.1 में दिया गया है, टू प्रमोट इंक्लूसिव व्यूइंग the cinema theater shall provide accessibility features in a regular show by making available at least 2 to 5 equipment per 200 seats for both CC and AD। अब और इसके अलावा बट 7.2 भी पढ़ना जरूरी है इसमें, उसमें कहा गया है the cinema shall also provide suitable accessibility features in regular film shows as mentioned in para 4.5.4 1 and 2। तो जो पहले जो मैंने पढ़े थे वो भी है, ऐसा नहीं कि ये या तो वो ऐसा दिया है, दैट्स वन पार्ट। ओके। दूसरा ये कि ये देखना होगा आगे जाके, अगर ऐसा वो लोग करने लगते हैं कि कोई भी फालतू के पीछे के सीट में लगा के फीचर्स ऐसा कर देते हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा शायद ना हो, बिकॉज इंडिया में ऐप बेस्ड सॉल्यूशन ही है जो इन द फोर्सिएबल फ्यूचर अडॉप्ट किया जाएगा। बट इफ दिस बिकम्स एन इशू तो डेफिनेटली ये चीज भी फ्लैग की जा सकती है कि वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बट कुछ एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, बिकॉज हम कोर्ट में जाएं तो इट हैज टू बी वेरी वाटर टाइट, क्योंकि कोर्ट एयर टाइट, क्योंकि हम कोर्ट में ऐसे मतलब हाइपोथेटिकल बेसिस पे नहीं बात कर सकते। बिल्कुल वो तो है ही, बिल्कुल वो तो है ही, लेकिन कुल मिला के ये इतना साउंड दिखता नहीं है कि सपोज एक स्कूल में 20 लोगों को जाना है, 5 लोगों को कर दो तो नहीं बात बनेगी ना। तो करेक्ट वो तो है, बिल्कुल यूनिवर्सल सॉल्यूशन होना चाहिए, बिकॉज आगे जाके बाहर के कंट्रीज में ऐसा ही होता है, जैसे मैंने भी इंग्लैंड में देखा हुआ है कि आप कोई भी सीट पे अपना लगाओ ईयरफोन तो हो जाता है, बट हमारे यहाँ मोस्टली ऐप बेस्ड ही होगा, मेरा जितना समझ है। बिल्कुल मुझे भी यही लगता है। तो जो क्यूब आई है, मैंने सुना है कि आप उसको काफी पुश कर रहे हो, जबकि आप मान रहे हो कि तो अभी आपने कहा कि एक्सेल सिनेमा एक ही है अभी, और नहीं आने वाले टाइम में प्लेयर आने चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, ये हेल्दी कंपटीशन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो अभी क्यूब पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या आपको लगता है ये सोल्यूशन है? क्योंकि कुछ मूवीज आई हैं, किसी को तो पता नहीं है वो कहाँ आई है कहाँ नहीं आई है। राइट, देखिए इसमें 1-2 बातें। एक तो मुझे क्यूब के बारे में, जब मैंने ये मैं एक ग्रुप चलाता हूँ व्हाट्सएप पे, एक्सेसिबल मीडिया ग्रुप नाम का, वहां पे किसी ने इसके बारे में पोस्ट किया था कि कोई रजनीकांत की मूवी इस पे आ रही है, तभी मुझे आइडिया लगा कि ये कोई एक सोल्यूशन है भी। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है अदरवाइज, एंड मुझे ये भी मालूम है कुणाल जी का इसके अगेंस्ट ऑपोजिशन है। देखिए इस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, बिकॉज मैं ये एक्सपर्ट नहीं हूँ कि कौन सा सोल्यूशन, कौन सी ऐप अच्छी है, कौन सी ऐप खराब है, और ये मेरा काम भी नहीं है, क्योंकि मैं एज अ लॉयर मेरा एम ये है कि हमारे कंट्री में स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और उनसे कंप्लायंस होनी चाहिए। अब कौन बेहतर कर रहा है, कौन कम कर रहा है, इसमें जाना मेरे लिए सही नहीं होगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बेसलाइन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड मीट करने जरूरी है, और वो गाइडलाइंस में खुद ही दिए गए हैं कि क्वालिटी, सिंक्रोनाइजेशन ये होना जरूरी है, एंड सीबीएफसी ने भी इस पे काम करना जरूरी है। और ऐसा नहीं होगा कि बस राजा और रानी का, जैसा उन्होंने बोला कि बस 4 लाइन करके, कोई बेवकूफ थोड़ी है हम लोग। अगर हमको कोई ऐसे ऑडियो डिस्क्रिप्शन दिखाएगा तो हम थोड़ी शांत बैठे रहेंगे, पर ऐसा कभी होता नहीं है मेरे एक्सपीरियंस में। क्यूब का जो अभी का जो सेटअप, हमें क्यूब को छोड़ दीजिए, कोई भी नाम हो सकता है ABC, तो जो अभी का जो सोल्यूशन है वो 2 सीटों में हार्डवेयर लगा के और वो करना, वो तो एक ओवरऑल एज एन एक्टिविस्ट तो आपको लग रहा है ना कि आज की टाइम पे वो सोल्यूशन नहीं दिख रहा हमें? नहीं, वो अभी के लिए तो वैसा कुछ है ही नहीं ना हमारे कंट्री में, वैसा इक्विपमेंट ही नहीं है, सो आई डोंट सी दैट मटेरियलाइजिंग।
आगे जाके होता है अगर, तो फिर उस टाइम पे हमको देखना होगा कि कोई देखो, पर्सनल राइवलरी हो रही है क्या आपकी एक्सेल सिनेमा से अब? मेरी पर्सनल राइवलरी नहीं है, मगर मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ कि हमें किसी एक क्योंकि वी आर नॉट बिहोल्डन टू एनी वन सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ये मैं कहना जरूरी समझता हूँ। तो इसलिए अगर कोई क्रिटिसाइज भी करता है कि ये इसमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो हमें ये देखना भी जरूरी है कि वो उनका खुद का उसमें क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है। वैसे तो आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर कुणाल जी, जैसा मैंने कहा, एंड मैंने उनसे भी गाइडेंस ली है, बट मुझे नहीं लगता कि हमें एक स्पेसिफिक ऐप प्रोवाइडर के मद्देनजर से देखना चाहिए कि कोई सोल्यूशन सही है या गलत है। नहीं, पर और कंपनियां आए ना इसी तरह का एक सोल्यूशन लेके आए तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, बट वो वही तो होना तो होलिस्टिक अप्रोच चाहिए ना। हाँ 100%। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बस बॉक्स टिकिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वैसा अगर रहा तो वी कैन ऑलवेज टेक इट अप, अगर वैसा हो इन अ गिवन सिचुएशन। अगर कोई गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है या हमारे कम्युनिटी के नीड्स के हिसाब से नहीं है, बट इस टाइम पे ये काफी अंडर डेवलप्ड मार्केट है, और ये चीज लिटिगेशन में भी दूसरे साइड ने मिसयूज मतलब काफी बोली थी कि देश में सिर्फ एक ही एक्सेल सिनेमा है, अगर हम ये गाइडलाइंस ला लेंगे तो उनकी ही मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, तो फिर ये नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे हमने कहा था ये कोई बात नहीं बनी। जब स्टैंडर्ड्स आएंगे, और ये चीज मिनिस्ट्री बहुत सालों से बोलते आई है, बिकॉज इवन बिफोर दीज गाइडलाइंस की रिसोर्सेज नहीं है हमारे कंट्री में, ये सब करने के लिए लोग नहीं है। तो जब गाइडलाइंस आएंगे, जब स्टैंडर्ड्स बनेंगे, तब ऑटोमेटिकली मार्केट विल आल्सो पिक अप, क्योंकि प्रोड्यूसर जाएंगे मार्केट में, बोलेंगे हमको ये। और काफी स्टूडियोज हैं जो ऑलरेडी करते हैं, जिनके साथ भी मेरा तालमेल मेरी बात रही है उनसे, क्योंकि वो भी मेरे से पूछते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या किया। जैसे एक साउंड एंड विजन स्टूडियोज है, वो करते आए हैं, और भी 2-4 स्टूडियोज हैं जो नेटफ्लिक्स जिनके साथ ये काम करता है। तो ऐसा भी जरूरी, ये ओटीटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इन दैट सेंस इवन ट्रेडिशनल स्टूडियोज कैन टेक ऑन दिस फंक्शन। वो लोग भी अपनी ऐप्स खोल सकते हैं, और धीरे धीरे ये मार्केट मैच्योर होगा। तो ये दूसरे साइड का जो आर्ग्यूमेंट था कि सोल्यूशन प्रोवाइडर्स ही नहीं है इसलिए गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए, ये चीज हमने फाइट बैक किया था उस टाइम पे। राहुल जी, मेरा दो सवाल है पर्सनली मेरे। एक्सेल सिनेमा के अगेंस्ट कोई वो नहीं है, दे आर अ वेरी गुड सोल्यूशन प्रोवाइडर, मैं खुद यूज करता हूँ उनका। बट मैं बस ये कहूंगा, मैं 2 चीजों पर आना चाहता हूँ इस पे, ऐसा लग रहा है एक्चुअली। एक तो जब आपने पटिशन डाली, उसमें आपने एक्सेल सिनेमा को बताया कि ये सक्षम ने डेवलप किया है, फिर आपने उसको करेक्ट नहीं किया। दूसरा, अभी आपने 2 मिनट पहले एक बात रखी अपनी कि आप एक एक्टिविस्ट और एडवोकेट हैं, आपका काम नहीं है कि कौन वहां पे करता है। राइट। फिर एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हो, 2 हो, उसमें आपको नहीं लेना, आपको तो सोल्यूशन से मतलब है ना, वो चाहे एक्सेल सिनेमा हो चाहे कोई हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें एक सोल्यूशन से फर्क पड़ता है कि आज की डेट में वो वाइबल सोल्यूशन है। अगर कोई किसी को लगता है कि मोनोपोली हो रही है, तो मार्केट सबके लिए ओपन है, वो भी इस तरह की ऐप लाए जो एक होलिस्टिक अप्रोच है आज की डेट में। That's right. यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। तो जो आपने फर्स्ट पॉइंट बोला कि वो एक्सेल सिनेमा सक्षम से ने डेवलप किया है, ये चीज हमने मुझे कुणाल जी ने बताई थी जब हमने फाइल किया था, क्योंकि मुझे फाइल करते टाइम ये लिटिगेशन मालूम नहीं था कि ये इनकी अलग ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई उस बेसिस पे मैंने किया है, और जितना मुझे याद है हमने अपने रिजॉइंडर में ये चीज करेक्ट भी की थी बाद में कि एक्सेल सिनेमा की अलग एक प्रोवाइडर है, और फिर उन्होंने खुद भी अपनी इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर दी थी। तो कोर्ट ऑर्डर्स में भी ये रिकॉर्डेड है कि कुणाल प्रसाद जी जो एक्सेल सिनेमा चलाते हैं उनका ये पर्सपेक्टिव है। दैट्स वन पार्ट। सेकंड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एक प्रोवाइडर हो या ज्यादा हो, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस यही होगा कि व्हाई नॉट लेट 1000 फ्लावर्स ब्लूम। तो ज्यादा सोल्यूशन प्रोवाइडर्स आए तो वो मार्केट के लिए बेटर ही होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, अगर एज लॉन्ग एज क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट एन इशू, देयर शुड बी मोर। एक चीज पे जो मैं जरूर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाहूंगा, जो मेरी कुछ एक्सेल सिनेमा से पर्सनल राइवलरी नहीं है, बट ये मेरा मानना जरूर है कि हमें अपना एक बिजनेस का एजेंडा परस्यू नहीं करना चाहिए इस तरीके की गाइडलाइन से।
वो चीज के मैं अगेंस्ट हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई कर रहा है, बट मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। एक जो राहुल जी आजकल आपको लेके चर्चा चल रही है वो ये है, हाँ मुझे पता नहीं है कि आप तक ये बात पहुंची है या नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ मेरे पास काफी पहुंची है। हाँ तो इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि हम जो बातें हैं उसको क्लियर करें ताकि लोग भी समझ पाए उस ब्रॉड पर्सपेक्टिव में। आई होप यू वोंट माइंड दैट। राइट। तो लोग कहते हैं कि अब राहुल साहब का ये हो गया है कि जो तो जजमेंट या गाइडलाइंस उनकी एफर्ट से आती हैं, राइट। उसको अगर कोई क्रिटिसाइज या ब्रॉडर वे में हाईलाइट करता है तो उसमें उनके आर्ग्यूमेंट अलग हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे इन्हीं गाइडलाइंस को लेके। हाँ हाँ लेकिन जब कोई दूसरा बंदा लाता है कोई केस, उसका Right. आता है, उसमें राहुल जी को गलतियां ही गलतियां दिखती हैं। मिसाल के तौर पे जो निपुण जी का केस था, या मिसाल के तौर पे अभी आपने जो अमिता जी की बात की, स्ट्राइक डाउन Right. करने वाला, तो ये कहाँ तक वैलिड आर्गुमेंट आप देखते हैं? नहीं, अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो जरूर ये एक चीज है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। एंड इट इज अ गुड पीस ऑफ फीडबैक which I should work on. अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली इट इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स स्कोप फॉर नहीं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको। तो ये इन स्पेसिफिक केसेस में मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, बट नहीं, इन केसेस पे तो हम बाद में जाएंगे। मोटा मोटा मैंने आपको एग्जांपल दी है कि क्योंकि उनमें भी गाइडलाइंस आई थी, इनमें भी गाइडलाइंस आई हैं, तो लेकिन दोनों में आपका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट है। और हो सकता है आप जैसा बोल रहे हो कि अगर ऐसा लोगों को लगता है तो वो उनकी सोच है। मतलब मैं इट्स समथिंग फॉर मी टू थिंक अबाउट। मैं ऐसा तो नहीं बोलने वाला कि अरे नहीं ये है वो है। अगर कुछ वैलिड फीडबैक आ रहा है तो जरूर उसको सोच के इट्स अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि मेरा थॉट प्रोसेस और काम करने का तरीका एकदम परफेक्ट है और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। अच्छा, फिर से आते हैं वापस गाइडलाइंस पे। राइट। अभी जैसे यहाँ पे तो मुझे आपकी बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी कि यू आर ऑनेस्टली एक्सेप्टिंग इट एंड यू विल पॉन्डर अपॉन। सही गलत इन सब में कुछ नहीं होता है, दैट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव एंड इंटरप्रिटेशन। राइट। तो अभी जैसे हमने देखा, हमने बात की हाई कोर्ट की कि अभी एक केस लग गया है जो सुमन बोकरे और मिथिलेश कुमार ने लगाया है ट्रांसफॉर्मर मूवी और देवरा के बारे में। तो 15 सितंबर आने के बाद भी चीजें बहुत सीरियसली इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ रही हैं जैसा हम बात कर रहे हैं जी। अभी इसको कैसे, इस केस को आप कैसे देखते हैं, और आने वाले टाइम में हमारे पास चुनौतियां कितनी बड़ी हैं इसको लेके? हाँ जी। नहीं, ये तो चैलेंज है एंड वी ऑल हैव टू वर्क कलेक्टिवली ऑन दिस। क्योंकि हमें ये करना होगा कि नंबर 1, अभी जैसे जो MIB की कमेटी बनी गई है, उस कमेटी ने भी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना बहुत जरूरी है। उसमें आकाशदीप बंसल है, निधि गोयल है, आलोक केजरीवाल है। तो उन लोगों से मेरी अपील होगी कि वो मेक श्योर करें MIB के साथ कोलैबोरेट करके कि जो भी नई मूवीज आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि एट दिस पॉइंट कोई पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी मूवीज 15 सितंबर के बाद सर्टिफाई हो रही है और मल्टीपल लैंग्वेजेस में हो रही है। और गाइडलाइंस में यही ट्रिगर दिया गया है कि अगर ऐसी कोई मूवी हो तो ही उनमें एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होना जरूरी है। बट जब तक हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी कि कौन सी ऐसी मूवीज है जिनमें ये है 15 सितंबर के बाद और मल्टीपल लैंग्वेज, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से CBFC पे भी प्रेशर डालना जरूरी है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन रिलीज करे। और ये जो केस है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं भी सोच रहा हूँ कि इंटरवेंशन फाइल करूंगा ताकि कोर्ट को असिस्ट कर सकूं, ताकि और बेहतर तरीके से गाइडलाइंस के साथ कंप्लायंस सिक्योर किया जा सके। एंड आगे जाके जैसे थिएटर लाइसेंसीज को कंप्लेन करने का ऑप्शन है तो वो भी लोगों ने करना चाहिए। अगर मान लो आप कोई मूवी थिएटर में जा रहे हो, ना आपको ऐप से मिल रहा है एक्सेसिबिलिटी, ना आपको थिएटर में मिल रहा है, तो थिएटर लाइसेंसी मतलब जैसे हो गया PVR, जैसे हो गया आपका सिनेपोलिस, इनको भी लिखना चाहिए और इनका ड्यूटी बनता है कि 30 दिन के अंदर अंदर जवाब दें। तो वो भी हम लोगों को एज अ कम्युनिटी एक्टिवली यूटिलाइज करना रहेगा वो फ्रेमवर्क।
तो ये कुछ चीजें हैं which will hopefully help over a period of time। हम देखेंगे, एक तरफ CBFC को भी मानना पड़ेगा कि वो अभी वर्कशॉप्स वगैरह कर रहे हैं पिछले 1-2 महीने से लोगों को बताने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि दे हैव बीन टोटली साइलेंट, तो दे आर आल्सो वर्किंग ऑन इट नाउ। बट वही उनके पास भी चैलेंज ये है, प्लेयर बहुत कम है इस फील्ड में, तो एक बड़ा चैलेंज उनके सामने भी आ रहा है जिसकी हम डिस्कस कर रहे थे। अब ये बताएं राहुल जी, एक चीज जो लोग जानना चाहते हैं उस इंटरव्यू के बाद, जो काफी लोगों का सवाल मुझे आया कि उन्होंने कहा कि जब हम मल्टी लैंग्वेज वाली बात हुई कि उसको तो एक्सेसिबल करना है 15 सितंबर तक, उसके बाद एक उन्होंने कहा कि ठीक है, एक आर्गुमेंट ये समझ आता है कि जो रीजनल मूवीज है वो कम बजट की होती हैं, तो उसमें उनको फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं जिसके कारण हो सकता है उनको ये कंसेशन दिया हो। लेकिन बॉलीवुड की जो ज्यादातर फिल्म मूवीज हैं वो बड़े स्केल पर ही आ रही हैं, छोटे से छोटी मूवी भी 60, 70, 80 करोड़ के ऊपर ही है, तो उसके ऊपर आर्ग्यू क्यों नहीं किया गया कि कम से कम बॉलीवुड मूवीज को इसमें इंक्लूड किया जाए मल्टी लैंग्वेज के साथ? तो देखिए, मेरा ये मानना है, और इस पर अगर कुछ और इनपुट हो तो मैं जरूर वेलकम करूंगा, बट मेरी जानकारी ये है, क्योंकि मैं एक बॉलीवुड में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एज ए लॉयर मुझे जो बताया गया कि मोस्ट मूवीज जो हैं वो एनीवे मल्टीपल लैंग्वेजेस में ही आती हैं। जैसे जो आप बॉलीवुड की बोल रहे हैं बड़े बजट वाली, उन मूवीज में मोस्टली वो सिर्फ हिंदी में नहीं आती, वो रीजनल लैंग्वेज में भी आएगी, उसका एक इंग्लिश वर्जन भी होगा जो बाहर के देशों में जाएगा, तो वो मोस्टली मल्टीपल लैंग्वेजेस में ही आती है, जिस वजह से शायद, क्योंकि मैं इन गाइडलाइंस के बनाने में इन्वॉल्व नहीं था, आई शुड कन्फेस, मैंने तो बाहर से कोर्ट में प्रेशर डाला, तो इस वजह से गाइडलाइंस बनी। इनफैक्ट MIB की मेरे से भी दुश्मनी होगी इस चीज के बारे में, तो मैं उनकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगा। बट मुझे ये लगता है कि शायद उस वजह से हुआ हो। ये हमने एक आर्ग्यूमेंट किया था, जैसे कुणाल जी ने भी बोला उस दिन, कि एक पर्टिकुलर बेसलाइन बजट के ऊपर की जो मूवीज हो उनमें होना चाहिए, बट उन लोगों ने ये कहा कि हम लोग ऐसे बजट इंक्वायर नहीं करते कि कौन सी मूवी का कितना बजट है, और मतलब प्रोड्यूसर्स भी हमको बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको फिर आगे टैक्स देना पड़ेगा, ये वो उनके अपने रीजंस होंगे, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस वजह से शायद उन्होंने ऐसा फॉर्मुलेट किया हो, तो मेरा बेस्ट गेस है। तो राहुल जी, कुछ ऐसा जो मैंने नहीं पूछा आपसे जो आपको लगता है कि ये भी लोगों के बीच में जाना चाहिए? देखिए, टीवी और OTT के लिए भी स्टैंडर्ड्स एक्सेसिबिलिटी के हमारे देश में इस टाइम पे नहीं है। फिल्म के लिए एटलीस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, भले ही चाहे हम उनकी कमियों के बारे में बात कर सकते हैं, बट एटलीस्ट कुछ तो है। बट टीवी के तो स्टैंडर्ड्स अभी तक नोटिफाई भी नहीं हुए, और अभी मैंने एक केस किया था CCPD में, जिसमें वायाकॉम का जवाब आया कि क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड ही नहीं बनाए, तो इसलिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और OTT के लिए भी ऐसा ही है। तो एक ये संकेत फाउंडेशन का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पे मैंने इंटरवेंशन फाइल किया है, अभी वो 5 तारीख को आ रहा है, तो वहाँ पे भी ये मैं पॉइंट फ्लैग करने का सोच रहा हूँ, और आगे जाके भी करूंगा हाई कोर्ट वगैरह में। तो ये एक चीज पे हमें काम करना होगा। तो उस टाइम पे जहन में था कि अगर मूवीज की बात हो रही है तो OTT की भी बात लाई जाए, क्योंकि हमने देखा है जो नेटफ्लिक्स पे जो फॉरेन कंटेंट है वो तो सारा एक्सेसिबल होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो वो एक्सेसिबिलिटी, तो उसी में ही इसको इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है, या एक अलग लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी? हाँ जी, तो हमने ये दोनों के बारे में बात की थी। टीवी के बारे में तब जज ने कहा था कि हम बोल देंगे उनको कि वो कंसिडर करें, बस इतना ही बोल के छोड़ दिया था, बिकॉज उस टाइम पे हमारी लड़ाई फिल्म पे थी, तो हमने सोचा वन स्टेप एट ए टाइम लेकर के चले, नहीं तो फिर वो भी थोड़ा साइड ट्रैक हो जाता है इशू। तो इसलिए बहुत ज्यादा हमने टीवी का नहीं टेकअप किया उस टाइम पे। और OTT वाला बात आई थी MIB के डिस्कशन में, उन्होंने कहा था कि वो गाइडलाइंस बनाएंगे, बट अभी तक उन्होंने बनाए नहीं है। इनफैक्ट इस पे हमने एक CCPD में कंप्लेंट भी की है हमारे एक लापता लेडीज के बारे में, कि लापता लेडीज में ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमने ये टेकअप किया है। जी, तो राहुल जी, जब RPD एक्ट आ रहा था तो तब हमने ताबड़तोड़ शो किए थे, तो उसमें ऑब्वियसली कई लोग बहुत फेवर में थे कि बहुत अच्छा एक्ट है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं कि बहुत कमियां हैं, लेकिन एक चीज जो बार बार निकल के आ रही थी, जो लोग ये भी कहते थे कि कमियां हैं, वो भी एक चीज मानते थे कि एटलीस्ट हमारे पास अब एक पेपर है लड़ने के लिए, इसके बेस पे हम लड़ सकते हैं। तो इस केस में भी वही है
कि आज से बिल्कुल। पहले कुछ था नहीं। अब बिल्कुल। एटलीस्ट हमारे पास गाइडलाइंस हैं जिसके बेस पे, जैसे सुमन कोर्ट में चले गए, तो आप बिल्कुल। अपनी फाइट आगे कर सकते हैं। तो उसके बिल्कुल। लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इस दिशा में एक प्रोएक्टिवली आपने जंग लड़ी और एक अंजाम तक पहुंचाया है। कोई भी लेजिस्लेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं होती, ये तो सब कहते हैं बिल्कुल। कि धीरे धीरे बिल्कुल। अमेंडमेंट होती है, इंप्रूव होती है। जी सर, बहुत डेफिनेटली। मुबारकबाद, और उम्मीद यही है कि जो इसमें कमियां हैं उसकी लड़ाई आप आगे लड़ते रहोगे और होलिस्टिक अप्रोचेस के साथ हमें और सॉल्यूशंस मिलेंगे। डेफिनेटली, एंड इट आपके इज अ फाइनल टीम वर्ड्स? एफर्ट। हाँ, इट इज ऑलवेज अ टीम एफर्ट, क्योंकि अक्षत को भी बहुत क्रेडिट जाता है, वही हमारे को बताते रहते हैं बार बार कि ये इश्यूज हैं। और भी अगर किसी को कोई फीडबैक है तो वो हमेशा बता सकते हैं। वी विल डू आवर बेस्ट टू कंसिडर इट। फाइनल वर्ड्स क्या रहेंगे आपके ओवरऑल एनालिसिस इन गाइडलाइंस पर भी, इन जर्नल भी, लोगों से क्या कहेंगे आप? नहीं, आई थिंक हमको प्रोएक्टिव रह के आगे आना जरूरी है। अगर कभी भी हमें इश्यूज दिखते हैं तो वी शुड नॉट शाय अवे फ्रॉम फ्लैगिंग इट, चाहे फिर वो कोर्ट में हो या फिर लॉयर्स को हो, या तो हमारे लेवल पे जो भी हम कर पाए, तभी जाके हमारे पास स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो यही है अभी के लिए तो, एंड स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ये हमको भी जानना पड़ेगा कि रातों रात एकदम से हम चीजें नहीं बदल पाएंगे। थैंक यू सो मच राहुल जी अपना कीमती समय देने के लिए। और जैसे हमने कमिटमेंट की है तो अगले 15 दिनों में हम बात करेंगे आरपीडी एक्ट बिल्कुल। पे जो अमेंडमेंट्स विड्रॉ करने की बात हो रही है, जो चेंजेस बिल्कुल। लाए जा रहे हैं, उस पे हम डिटेल बात करेंगे। वो है क्या? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच दानिश जी, इट हैज बीन अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने एडवोकेट राहुल बजाज साहब से, जो को फाउंडर है मिशन एक्सेसिबिलिटी के। फिल्म गाइडलाइंस जो उनके प्रयास से आई हैं, बहुत एफर्ट्स उन्होंने लगाई हैं, तो कैसे आप लोग अब आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं, क्या क्या इसमें पॉजिटिव चीजें हैं, कहां कहां काम होने की जरूरत है। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? एनएफबी कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। एनएफबी कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, एनएफबी कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। एनएफबी की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, एनएफबी की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, एनएफबी कर्नाटक आपको देता है एसएमएस जॉब अलर्ट सर्विस। एनएफबी कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड।